हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। और अब हमारी सीरीज का सेकंड सीजन आ चुका है, जहां से हम लोग हमारी पुरानी स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करने के साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एमिली का वो स्कल दिखाया जाता है, जो कि अचानक ही उस खून की दीवार पे से नीचे गिर गया था। और उन छींटों के साथ हमें बताया गया था कि ट्रेवन के फेल हो जाने की वजह से, क्योंकि सेट पीरियड के अंदर वो अपील नहीं कर पाए थे, उस समय से ही एक जंग की शुरुआत हो गई थी। जिसके बाद हमें 9 ड्रैगन्स काउंसिल चेंबर दिखाया जाता है, जहाँ पर बचे हुए सभी ड्रैगन्स बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि ट्रेवंस लगता है काफी लंबे समय से ही इसकी तैयारियां कर रहे थे, और नॉर्थन कॉन्टिनेंट का वॉरलॉर्ड अजीब तरीके के सस्पिशियस मूव्स ले रहा है। एक आवाज आती है, किस तरीके की चीजें जरा सा भी सेंस नहीं बनाती। तो दूसरी आवाज कहती है कि तुम ये देखकर भी हंस रहे हो कि यहाँ पर एक खाली सीट हो गई है। और भले ही फैमिली हेड काफी लंबे समय से अब तक पूरी तरह से चुप है, पर हमें सक्सेशन डिक्लेयर करने के लिए ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। पर वहीं साइड में बैठी हुई ओसाना कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस चीज को डिसाइड करने की कुछ जरूरत से ज्यादा ही जल्दी की जा रही है। रॉबर्ट कहता है, मुझे लगता है कि ये समय पूरी तरह सही है, क्योंकि जितने भी हायर्स उन सभी के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जंग के शुरू होने से पहले यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो क्या ये चीज काफी अच्छी नहीं रहेगी। तो एक चिल्लाती हुई आवाज कहती है कि अपनी इस घटिया सी जबान को यहाँ पर लगाम दो। तो दूसरा उसको यहाँ पर टोकने की कोशिश करता है। और इसी सब बहस के बीच में एक हाथ खड़ा होता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर शांत हो जाओ। वो कहता है, लगता है कि सही तरीके से जितने भी लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने की जरूरत है। और जिस तरीके से चीजें मुझे दिख रही हैं, मैं तुम लोगों को याद दिला दूं कि एक सूटेबल इवेंट जल्दी ही आने वाला है। तो चलो हम लोग उसके बाद डिसाइड करेंगे, ये देखने के बाद कि आखिर वहाँ पर क्या होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही खजाने वाली गुफा दिखाई जाती है, जहाँ पर कई सारे कैंडल्स के बीच में एक लड़का खड़ा हुआ था, और वो अपनी तलवार से बस फोकस करने में लगा हुआ था। थियो काफी ज्यादा परेशान और काफी ज्यादा पसीना पसीना हो रहा था। और जैसे जैसे फ्लेम्स वहाँ पर बहक रही थी, वो अपनी तलवार को घुमाते हुए अपनी शॉट प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। उसकी आंखें बंद होने के बाद भी वो बड़े आराम से अपनी तलवार से मोमबत्तियों की नोक को काट रहा था। पर उसके मन में एक अजीब तरीके की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कि आगे बढ़ो, उन सभी को खत्म कर दो, उन सभी को खत्म कर दो, वो सब छीन लो, वो सब छीन लो जो कि तुम डिजर्व करते हो, वो सब छीन लो। और ये सब सुनते हुए वो गुस्से में जो स्टैंड्स थे उन सभी को भी बीच में से तोड़ देता है। और फिर वो थक हार कर अपनी आंखों की जो पट्टी थी उसे हटा लेता है। और उसके साइड में से एक आवाज आती है, वो अभी भी तुम्हारे ऊपर भारी है। क्यों, मैंने सही कहा ना। वो कंफ्यूज साइड में देखता है तो उसके साइड में गार्डियन ड्रैगन लॉर्ड ब्रॉक थी, और वो कहती है कि वो लिंगरिंग ग्रज जो कि मैड ड्रैगन एम्परर की थी। थियो अपने अंदर से उस तलवार की एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। इस चीज को सच में काफी लंबा समय हो चुका है कि जब से वो तलवार मेरे फादर ने मुझे दी थी और मेरे अंदर इन्फ्यूज करी थी, पर उसके अंदर की जो ग्रज है वो अभी भी मुझे काफी ज्यादा इंटरफेयर करती है। ऐसा नहीं है कि इसको सहना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर फिर भी ये फैक्ट कि ये मैड ड्रैगन एम्परर को बिलोंग करती है, ये चीज मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। पर सब के बाद भी इसका शुक्रिया, जिसकी वजह से अब मैं मैड ड्रैगन एम्परर के रेलम को जरा सा देख सकता हूँ। लॉर्ड ब्रॉक नीचे पड़ी हुई मोमबत्ती को उठाते हुए कहती है, द मैड ड्रैगन एम्परर, ये एक ऐसा नाम है जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। जिसके बाद वो उसे जलाती है और थियो के पास लेकर आके बताती है कि वो वही इंसान है जिसने मेरा दिल चुराया था, यानी प्यार में दिल नहीं, असली वाला दिल, जो कि उसके सीने से गायब है, जिसकी वजह से वहाँ पर होल भी बना हुआ है। थियो कहता है कि हाँ, तुमने मुझे पहले भी इसके बारे में बताया था, इसी वजह से तुम्हें और भी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि आखिर तुम उसकी तलवार का भरोसा मुझे देकर कैसे कर सकते हो। लॉर्ड ब्रॉक कहती है कि ज्यादा इम्पेशेंट मत हो, अगर तुम फिर से कुछ जरूरत से ज्यादा ही जल्दी करोगे इसके बारे में जानने की, तो फिर से तुम्हारा सामना ऐसी किसी चीज से हो सकता है जो कि तुम्हारे एबिलिटीज के बियॉन्ड हो, जैसा कि पिछली बार हुआ था। जिसके बाद लॉर्ड ब्रॉक उसके कटे हुए हाथ के बारे में पूछती है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। वो कहता है कि हाँ, हाई प्रीस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने तुरंत ही मुझे ट्रीट करना चालू कर दिया था। और जब वो काफी करीब से उसको देखने की कोशिश करती है तो थियो थोड़ा सा परेशान होते हुए सोचता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। लॉर्ड ब्रॉक थोड़ी सी गुस्से में उसको देखकर कहती है, लगता है कि तुम पूरी तरह से हील हो चुके हो, पर आखिर तुम इस तरीके से मुझे क्यों घूर रहे हो। आज के लिए तुम्हारा बहुत हुआ, अब ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। देखकर लगता है कि कोई और भी है जो कि तुम्हें ढूंढ रहा है। और साथ ही वो गुस्से में चिल्लाती है, और इसके अलावा बार बार मेरे नेस्ट के साथ इधर उधर छेड़खानियां करना बंद करो। जब भी तुम आते हो हर बार तुम ऐसा ही करते हो, और आखिर इस सब का मतलब भी क्या है। एक यहाँ पर तबाही मचाए और दूसरा हमेशा बस साफ करता रहे। तो बेचारा थियो परेशान होते हुए कहता है कि मेरे पास इसका कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। जिसके बाद अब वो अपने पैलेस कमेलिया पैलेस के अंदर आता है तो वहाँ पर एक लेटर देकर कहता है, तो अच्छा वो तुम हो जो कि वहाँ पर मुझे ढूंढ रहे थे। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है कि लॉर्ड थियो, आखिर आप क्या बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस अपने आप से ही बात कर रहा था। जिसके बाद वो उस डॉक्यूमेंट को देखकर कहता है, क्या एक इन्विटेशन। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ, और देखकर लगता है कि ये इन्विटेशन डैफोडिल पैलेस की बैंक्वेट का है। वो वहाँ पर लेडी री रंगनार का 18th बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पर वो इस चीज के बीच में कंफ्यूज भी था कि एक बैंक्वेट
बैंक्वेट जब पता है कि एक जंग दरवाजे पर खड़ी हुई है, वो भी अपनी लड़की के बर्थडे के लिए, ऐसे समय पर भी, तो सच में ये काफी ज्यादा बड़ी चीज हो सकती है। तो थियो कहता है कि नहीं, असल में पहले ये समय है टर्मोइल का, इसलिए ये ग्रेंट है। ये सुनकर वो कंफ्यूज था, तो वो कहता है कि यहाँ पर ट्रेवन की बिट्रियल की वजह से रगनार का जितना भी इंटरनल बैलेंस है वो पूरी तरह से हिल चुका है, और एक्सियन के बजाय जिसको ट्रॉवन यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे, मैं यहाँ पर सिक्स्थ हायर बन गया, जिसकी वजह से चीजें और भी ज्यादा बदतर हो गई। और इसके अलावा 9 ड्रैगन्स में से एक ने अपनी सीट को भी खो दिया एड के धोखा देने की वजह से। इसलिए ये बैंक्वेट असल में कोई बर्थडे पार्टी नहीं है। वहाँ पर ये दिखाया जाएगा कि जो रगनार की पावर है वो अभी भी स्टैंड स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है, और इसके अलावा जो सक्सेसर्स हैं और जो 9 ड्रैगन्स हैं, देखा जाएगा कि आखिर कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। तो उसका दोस्त एक्साइटेड होते हुए कहता है, सच में ये तो काफी ज्यादा गहरा पर्पस है, जैसा कि मुझे आपसे उम्मीद करना चाहिए था थियो से। सच में आप काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, और बिल्कुल इसका मतलब ये है कि आप भी। तो हाँ, थियो कहता है कि बिल्कुल, अगर वो सच में मुझे देखने के लिए इतने ज्यादा उतारू है तो मुझे ये अटेंड करना ही होगा। जिसके बाद हमें डैफोडिल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। अंदर पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी, सभी लोग ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स पी रहे थे और इस पार्टी को जितना हो सके उतना ज्यादा एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे। पर अचानक ही लोग आपस में बातें करना चालू कर देते हैं। अच्छा, यानी आखिरकार वो यहाँ पर आ ही चुका है, तो क्या वही न्यू हायर है? सभी लोग पीछे की तरफ देख रहे थे, जहाँ पर अपना करिश्मा लेकर थियो पहुंच चुका था, और उसका जो ये ब्लैक लुक है वो सच में किसी कमांडिंग जनरल की तरह लग रहा है। थियो इस चीज को महसूस कर पा रहा था कि सभी लोगों की नजरें केवल उसी के ऊपर है। वो कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था, नेचुरली जो ये बर्थडे सेलिब्रेशन है वो तो बस एक बहाना है, असल में ये लोग तो बस न्यू हायर को देखना चाहते थे। इसलिए अगर मैं यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ देता हूँ। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है और कुछ कदम उसकी तरफ चल कर आ रहे थे कि तुम एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते, लगता है कि तुम बस यहाँ पर कुछ न कुछ तबाह करने आए हो। मैंने सही कहा ना? और पीछे हमें एक व्हाइट ड्रेस के अंदर आदमी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल किसी सोल्जर की तरह लग रहा था। वो कहता है कि मैं काफी देर से आपका वेट कर रहा था माय लॉर्ड, और इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये हमारा सोर्ड डीमन है नवान। जिसको देखकर थियो भी हैरान था। वो हंसते हुए कहता है, कुछ देर के लिए तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाया था नवान, यहाँ तक तुम अपनी खुद की शादी में तक दाढ़ी बनाकर नहीं गए थे। तो वो कहता है कि उस दिन वो दिन तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही हेक्टिक था। जिसके बाद वो कहता है कि नवान, और फिर बाकी सभी लोग भी उसके बारे में बातें करना चालू कर देते हैं। क्या बाशिस फैमिली का बचा हुआ एक लौता इंसान, तुम तो फैमिली हेड बन गए होगे, क्यों? मैंने सही कहा ना? और भले ही वो पूरी तरह कोलैप्स हो गए पर फिर भी वो 6 पिलर में से एक थे, और इसी तरीके से वो लोग नवान के बारे में कई सारी बातें करना चालू कर चुके थे। नवान पीछे की तरफ देखकर कहता है कि सभी लोग हमारे बारे में ही बातें कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर तुम्हारे टाइम पर आ जाने की वजह से। तो थियो कहता है, लगता है कि हम लोगों ने तो यहाँ पर आकर मूड बना दिया, अब यहाँ पर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय आ चुका है। पर तभी उनके साइड में अचानक एक आदमी आ गया था जो कि कहता है, तो अच्छा, यानी तुम ही थियो रंगनार हो। थियो और रंगनार अचानक ही उसको साइड में देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसे यहाँ पर आते हुए जरा सा भी नोटिस नहीं किया था। और वो लड़का भी अपने हाथ को उठाते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि ये हम लोगों की पहली मीटिंग है, तो मुझे अलाउ करो कि मैं यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकूं। और वो अपने बारे में बताता है कि मैं 5th सक्सेसर हूँ। थियो उसको देखकर कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था, पर ये मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही जल्दी मेरे पास आ गया। और वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम थॉरकिन रंगनार है और मैं ब्लैक आयरन कैवलरी का कमांडर हूँ। जिसके बाद वो अपना हाथ थियो की तरफ बढ़ाता है और सभी लोग उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा परेशान से बातें करने चालू कर देते हैं। आखिरकार उनकी मुलाकात हो ही गई, फॉर्मर लीडिंग हायर और न्यूली हायर सक्सेसर की। थॉरकिन अपना गार्ड डाउन करते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर अपनी खुद की आंखों से तुम्हें देखने के लिए आया था, द चूजन 6th हायर। और साथ ही वहते हुए कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है कि वो बच्चों जैसा एक्सियन यहाँ पर नहीं है। थियो उसका हाथ देकर कहता है, जैसा कि लोग कहते हैं कि जो पहला इंप्रेशन होता है वो सच में काफी ज्यादा अच्छा होता है, पर फिर भी रंगनार के अंदर केवल उन्हीं लोगों की इज्जत की जाती है जो कि ताकतवर हो। तो क्या वो सच में इतना ज्यादा खुश होकर अपने दुश्मन का यहाँ पर स्वागत कर सकते हैं? पर इन चीजों को साइड में रखते हुए वो उसका हाथ मिला लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि आपसे मिलना भी मेरे लिए गर्व की बात है। और थियो अपने बारे में बताता है कि वो व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड से है। जिसके बाद थॉरकिल हंसते हुए टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, तो अच्छा, इस तरीके से तुम हम दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हो? थियो थोड़ा सा सरप्राइज था, क्योंकि अचानक ही उसने अपनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज करना चालू कर दी थी, जिस वजह से उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और थियो अपनी जगह पर थोड़ा सा झुक जाता है। जहाँ पर वो एक टेरिफाइंग से स्माइल देते हुए कहता है कि हमारे जो छोटे हैं वो सच में फॉर्मेलिटीज के बारे में काफी ज्यादा चिंता करते हैं, पर यहाँ पर सच में इस तरीके से मेरे सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो चलो इस चीज को आसान कर देते हैं। तो आज से मुझे अपना भाई बोलना। थियो इस टेरिफाइंग प्रेशर को महसूस करने की वजह से काफी ज्यादा पसीना पसीना हो चुका था और वो कहता है कि सच में रंगनार इसी तरीके के होते हैं। जिसके बाद थॉरकिल भी महसूस करता है कि थियो के अंदर से एनर्जी निकलना चालू हो गई थी और वो फिर से खड़ा होते हुए कहता है, तो क्योंकि अब तुमने मुझसे खुद ही कह दिया है कि कंफर्टेबली मैं तुमसे भाई कह सकता हूँ, तो क्यों ना भाई मैं यहाँ पर कुछ करूँ। और ये कहकर वो भी अपनी टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज करना चालू कर चुका था। जिसके बाद हमें पार्टी में दूसरी
जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का अपने टाई की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। हल्क चिल्लाते हुए कहता है कि काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, मैं इसे उतारना चाहता हूँ, पर एरिका उसे मुक्का मारते हुए कहती है कि तुम्हें इसे सहना होगा कमीने, तुम्हारे इस तरीके की एक्टिंग करने की वजह से ही यहाँ पर पूरे में रूमर्स फैले हुए हैं कि जो रैंक की फैमिली है उसके अंदर बस पूरे बारबेरियंस ही भरे हुए हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, लगता है कि सभी लोग तैयार होकर यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो दोनों ही कंफ्यूज पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं तो रिमिंग पीछे से आ रहा था, जिसको देखकर वो कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। वो कहता है कि बिल्कुल, और आखिर बाकी सभी लोग कैसे हैं। हल्कस कहता है कि तुम तो सच में वेस्ट में काफी ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हो। वहाँ पर लोग कहते हैं कि उनके पैसे के लिए तुम एंशिएंट ड्रैगन को वहाँ पर भगा रहे थे। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि रूमर्स किस तरीके से फैलते हैं, पर इस सब के अलावा क्या तुम लोगों ने यहाँ पर लॉर्ड थियो को देखा है? मैं उनसे ये जानना चाहता था कि आखिर व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के अंदर आखिर वो कैसा कर रहे हैं। पर तभी पीछे से आवाज आती है कि थियो। ये सुनकर रिमिंग काफी ज्यादा घबरा गया था। के बाद वो उसके पास जाकर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड रे, मेरा यहाँ पर किसी और के बारे में सोचना या फिर पूछना, वो भी इस बैंक्वेट के स्टार के सामने। पर वो आगे बढ़ते हुए कहती कि चीज में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आखिर यहाँ पर सभी लोग किस वजह से इकट्ठे हुए हैं। जिसके बाद उसका ग्लास यहाँ पर काफी जोर से वाइब्रेट करना चालू हो चुका था और अगले ही पल वहाँ पर काफी ज्यादा तेज इंटेंस प्रेशर महसूस होना चालू हो जाता है। जिसके बाद वो दो प्रेशर जो कि एक दूसरे को यहाँ पर क्लैश कर रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, सभी लोग इस चीज को विटनेस कर रहे थे। और एरिका कहती है कि मुझे ये मत कहना कि ये थियो है। रिमिंग कहता है कि कहीं पर भी सीन बनाना, वो भी ऐसी किसी जगह पर। आखिर लॉर्ड थियो के अलावा और कौन हो सकता है जो कि ऐसा कुछ कर सके। और काफी देर तक इसी तरीके से वो दोनों ही अपनी एनर्जीज को यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाने में लगाए रहते हैं। और अब थोर के लिए समझ गया था कि थियो एक काफी ज्यादा वर्दी अपोनेंट है। वो अपनी एनर्जी को धीरे धीरे कर यहाँ पर कम करना चालू कर देता है और थोड़ी देर में अपने हाथ उठाते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मेरा तुम्हारे सामने कोई मुकाबला नहीं है, मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ। थियो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर आप ये क्या बात कर रहे हो, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ पर जीतने दिया है। वो कहता है कि हाँ, मैं चीज को भी डिनाई नहीं करूंगा, जरूर से ज्यादा दया दिखाना भी अपने दुश्मन की बेइज्जती होती है, पर जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मैं सच में उस चीज के लिए सिंसियर हूँ। अगर जिस उम्र के अभी तुम हो उस उम्र में मैं आज तुमसे लड़ता तो मेरा हारना यहाँ पर पूरी तरह से पक्का था और इस चीज के अंदर कोई दो राय नहीं है। वो कहता है कि आप तो मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्रेज कर रहे हैं। थॉरकिन हंसते हुए कहता है कि ठीक है, देखकर लगता है कि मेरे कमाल के छोटे भाई ने मुझे खुशी से पूरी तरह से भर दिया है। ये देखकर थियो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो चेयर्स करते हुए सभी लोगों से कहता है तो चलो यहाँ पर एक दूसरे के साथ चेयर्स करते हैं न्यू हायर के लिए। सभी लोग अपने ग्लासेस को ऊपर की तरफ चेयर्स करते हैं और चिल्लाते हैं रंग नार के लिए। जिसके बाद वो थियो से कहता है बताओ ये कैसा था, मुझे नहीं लगता कि न्यू सक्सेसर के डेब्यू के लिए ये इतना ज्यादा बुरा था, मैंने सही कहा ना? तो थियो उसका शुक्रिया करते हुए कहता है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर साथ ही उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी और शुरुआत से ही ये इस चीज के लिए एम कर रहा था। शुरुआत में इसने अपनी मार्शल पावर दिखाकर अपनी पोजीशन को यहाँ पर सॉलिफाइड कर लिया, जिसके बाद यहाँ पर अपने दुश्मन को एक्नॉलेज करते हुए पूरी भीड़ को अपनी तरफ फेवर में ले लिया। और इसी वजह से बैंक्वेट हॉल का जो एटमॉस्फेयर था जिसको यहाँ पर मैं नवान की मदद से मैनेज कर कंट्रोल करना चाहता था, अब वो थॉरकिन के फेवर की वजह से यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। और वो थॉरकिन के बारे में कहता है ये ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके सोशिएबल बिहेवियर की वजह से इसे हल्के में लिया जा सकता है। जिसके बाद अब थियो के सभी दोस्त उसके पास आ जाते हैं। हल्कस कहता है कि तुम भूले तो नहीं हो ना कि मैं तुम्हारे आगे चलकर तलवार बनने वाला हूँ। और रिमिंग कहता है कि सच में वो माना लॉर्ड थियो काफी कमाल का था, इतनी छोटी उम्र में तुम उस लेवल तक पहुंच चुके हो, ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और पीछे खड़ी हुई लेडीज भी उसके बारे में बातें कर रही थी कि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और अभी तक उसकी कोई फियांसे नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है कि वो मेरी लड़की बन जाए। और इसी तरीके से सभी लोग बस थियो के बारे में ही बातें कर रहे थे। और हमें ऊपर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में अपने हाथ पटकते हुए कहता है कि डैम इट, मैं यहाँ पर हाफ ब्रीड के बिहेवियर का इस्तेमाल करते हुए एक बहाना बनाकर उसे यहाँ से बाहर निकालना चाहता था। और ये बूढ़ा आदमी 9 ड्रैगन्स में से एक है, वुल्फ गैंग। और वो थॉरकिल को मुस्कुराता हुआ देखकर सोचता है और एक बेवकूफ सा इंसान जिसको कोई भी आइडिया नहीं था उसने हर एक चीज के अंदर इंटरफेयर कर दिया। आखिर कमीने की इस तरीके से यहाँ पर घूमने की हिम्मत भी कैसे हो रही है और वो फैमिली के अफेयर्स के अंदर इस तरीके से टांग अड़ा रहा है जैसे वो चाहता है। सच में इसकी वजह से अब मुझे उल्टी सी आने लगी है। और ऐसी ही बातें करते हुए वो जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया था जहाँ पर वो ये देख कर थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि वहाँ पर उसे दो लड़कियों की परछाई दिख रही थी। पर अगले पल उसे वहाँ पर एवलिन दिखती है जिसको देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में कहता है कि आखिर उसकी यहाँ पर ऐसी किसी जगह पर आने की हिम्मत भी कैसे हुई। बैंक्वेट के बाहर वो लड़की कहती है कि कौन है टीम लीडर, सच में आप इसके अंदर काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। एवलिन उस रेड ड्रेस के अंदर काफी ज्यादा गॉर्जियस लग रही थी और वो भी अपने आप को चेकआउट करते हुए कहती है कि सच में। और वो चश्मे वाली लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे कोई झूठ बोल सकती हूँ, सच में आप यहाँ पर काफी ज्यादा सुंदर और क्यूट लग रही हैं टीम लीडर। जैसे वो यहाँ पर सुनती है क्यूट, वो शर्मा जाती है और जल्दी से भागते हुए कहती है कि मुझसे नहीं होगा, मैं बस यहाँ से जल्दी से जाकर अपनी यूनिफॉर्म पहन कर आती हूँ। तो वो लड़की हाथ पकड़ते हुए कहती
है कि टीम लीडर आखिर कौन बैंक्वेट के अंदर यूनिफॉर्म पहनकर आता है, और आपको पता है ना कि मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, तो चलिए मेरे साथ चलिए। पर अचानक ही एवलिन के सिर के ऊपर वाइन आकर गिरती है और वो ग्लास यहाँ पर क्रैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज और शॉक से रह गई थी। जिसके बाद उसे वुल्फगैंग की आवाज आती है कि वो कमीना यहाँ पर काफी था मुझे उल्टी दिलाने के लिए। जैसे वो ये सुनती है, वुल्फगैंग वहाँ पर आ गया था और वो बस कपकपाते हुए गुस्से में वहाँ से जाने लगी थी। और वो एवलिन से आगे कहता है कि अगर तुम रेंगते हुए हर जगह पर यहाँ पर कैसे आ जाती हो। पर वो चश्मे वाली लड़की बहुत सुन चुकी थी, जिस वजह से वो गुस्से में कहती है कि भले ही तुम 9 ड्रैगन में से एक क्यों ना हो, पर इस तरीके से तुम किसी को भी ट्रीट नहीं कर सकते, ये काफी अनफेयर ट्रीटमेंट है। एवलिन उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि एरन रहने दो, ये ठीक है। वो रोते हुए कहती है कि पर टीम लीडर। एवलिन काफी ज्यादा गुस्से में कपकपा रही थी, पर फिर भी वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, ये चीज सच में पूरी तरह से ठीक है, मेरे लिए यहाँ से चलो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कुछ भी हो, प्लीज मैं कह रही हूँ ना, यहाँ से चलो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। एरन ये देखकर शॉक थी, वो कहती कि ये पहली बार है कि मैंने टीम लीडर को इतना कभी डरा हुआ देखा है, सच में यहाँ पर इनके और इस मॉन्स्टर के बीच में क्या हुआ है। पर वुल्फगैंग उसके सामने एक दीवार की तरह आकर खड़ा हो गया था और कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी भी फिर से मेरी आंखों के सामने मत आ जाना, और अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो। और अब वो डिस्गस्टिंग सी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए अचानक ही उसका हाथ उखाड़ लेता है। एवलिन कुछ भी समझ पाती उससे ही पहले जो उसका मैकेनिकल आर्म था वो ऊपर की तरफ उड़ता है। एरन ये देखकर चिल्लाती है, पर अब तक उसने एवलिन का हाथ पूरी तरह से उखाड़ दिया था और उसे लेकर वो जमीन पर पटक देता है और कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस तरीके से खिलौने को अपने यहाँ पर लगाकर तुम फिर से उस चीज को पा सकती हो जो कि तुमने खो दिया था। एवलिन बहुत ज्यादा हैरान अपने टूटे हुए हाथ को देखकर पूरी तरह से चुप और शांत थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या कहे, और वो फिर से इस तरीके से देखकर जैसे कि वो कोई कचरा हो, वो कहता है कि अगर तुम एक कचरा हो तो तुम्हें बिल्कुल किसी कचरे की तरह पड़ा होना चाहिए, बिल्कुल फर्श पर, और अगर अगली बार फिर से तुम मेरी नजरों के सामने आ गई तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसे ही वो ये सुनती है वो घबरा कर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। एरन ये देखकर उसे आवाज देती है, पर उसे समझ में ही नहीं आया था कि एवलिन को यहाँ पर क्या हो गया है। वुल्फगैंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है लगता है कि वो स्ट्रेच धीरे धीरे कर अब खत्म होने लगा है। एरन कहती है कि मैं इस इंसिडेंट को ऑफिस ऑफ लॉ के अंदर जाकर रिपोर्ट जरूर करूंगी। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज कहता है क्या ऑफिस ऑफ लॉ, पर सच में ये तो काफी ज्यादा हंसी की बात है, जाओ जाकर ऐसा कर दो। फिर जो सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस का जो ट्रू मीनिंग होता है रंगनार के अंदर, तुम्हें फिर से इसके बारे में पता चलेगा। और ये कहते हुए वुल्फगैंग फिर से बैंक्वेट के अंदर चला गया था, और एरन को सच में इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अब उसके मुंह से खून आना चालू हो गया था, क्योंकि उसने अपने होंठ कतर लिए थे। और दूसरी तरफ हमें कदमों की आवाज आ रही थी, जहाँ पर एवलिन काफी जोर से भागते हुए आगे की तरफ जा रही थी, और वो सोचती है कि जैसा कि मुझे लगा था मुझे इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था, मैं कभी भी इस जगह पर आ ही नहीं सकती थी, मैंने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करी जिससे मैं जैसे तैसे कर इससे ओवरकम कर सकूं। हमें बचपन की एवलिन दिखाई जाती है जिसे जमीन पर फेंक दिया गया था, और वुल्फगैंग पसीना पसीना होते हुए उसके सामने खड़ा कहता है कि अगर एक बार और तुमने अपने घटिया से मुंह से मुझसे बाप बोला तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अब यहाँ से दफा हो जाओ और मेरी नजरों के सामने फिर से कभी भी मत आना। क्या तुम्हें समझ में आ गया? ये सुनने के बाद एवलिन रोते हुए फिर से उठती है और फिर वहाँ से भागना चालू कर देती है, और अभी भी वो बस पहले की तरह भाग रही थी, और पहले की तरह अभी भी उसकी आंखों से बस आंसू आ रहे थे, और वो कहती है कि पहले की तरह अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। जिसके बाद अचानक ही वो किसी चीज से टकराती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर रुक गई थी, और जूलियस कहता है कि एवलिन हे, अगर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, बैंकेट हॉल का रास्ता दूसरी तरफ है, क्या तुम्हें ये नहीं पता? और जूलियस को इस तरीके से अपने सामने देखकर एवलिन अपने आंसुओं को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रही थी, उसकी आंखों से बस आंसुओं पर आंसू गिरे जा रहे थे। जिसके बाद सीन फिर से बैंकेट हॉल के अंदर आ गया था, और थियो के दोस्त यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने में और उसके साथ बात करने में लगे हुए थे, पर अगले ही पल जोर की एक चीख सुनाई देती है, जिस वजह से सभी लोग डर कर घबरा कर उस तरफ देखना चालू कर देते हैं। और वुल्फगैंग दर्द में किर्रारते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो? तुम्हें जरा सा आइडिया भी है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया है? व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के कैप्टन। और जूलियस सच में काफी ज्यादा गुस्से में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, जिसने वुल्फगैंग का हाथ तोड़ दिया था। जूलियस उसका हाथ छोड़ देता है, जिस वजह से वो सरकते हुए पीछे की तरफ आ गया था, और जूलियस आगे कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा नहीं था कि मैं तुम्हें भी बिल्कुल इसी की जैसा बना दूंगा। वुल्फगैंग परेशान जोर से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सच में ये चीज मान रहे हो कि तुम रगनार को यहाँ पर धोखा दे रहे हो? इस तरीके से मेरे ऊपर खतरनाक सा हमला कर ये काफी ज्यादा खतरनाक क्राइम है। जूलियस के आसपास अचानक ही कई सारे सोल्जर्स आ गए थे, जो लोग अपनी तलवार पॉइंट करते हुए उसे यहाँ पर चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वो कहते हैं कि जो लॉ काउंसिल है वो यहाँ पर इस चीज के अंदर कदम रख चुका है। और एक आदमी थोड़ा सा परेशान और घबराया हुआ था, उससे कहता है कि कैप्टन ऑफ व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड जूलियस, आपको यहाँ पर एल्डर ड्रैगन हेड काउंसलर को इंजर करने की वजह से हिरासत में लिया जाता है, और मैं यहाँ पर आपकी कॉर्पोरेशन चाहूंगा। पर जूलियस काफी गुस्से में था, वो कहता है कि पर अगर मैं यहाँ पर रिफ्यूज कर दूं तो उसे पता था कि वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकता।
था। और जूलियस आगे बताता है कि रंगनार के ऑटोमन के ऊपर ये चीज लिखी गई है। वो कसम जो कि किसी की तलवार के ऊपर ली जाती है वो हमेशा ही सबसे ज्यादा ऊपर होती है। और आज से 4 साल पहले मैंने अपनी तलवार रखते हुए इस बूढ़े आदमी के सामने कसम खाई थी कि वो लड़की अगर उसने फिर से एक और बार उसे कभी भी छुआ तो मैं बिल्कुल उसी की जैसा इसे बना दूंगा। और ये कहकर वो अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करते हुए धीरे धीरे कर अपने कदम बढ़ाना चालू कर देता है। लोग घबरा रहे थे, बातें करना चालू कर देते कि क्या हुआ, डीमन ड्रैगन ने एल्डर ड्रैगन का हाथ तोड़ दिया है। और इंक्विजिटर्स भी इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे कि हम लोगों को यहाँ से नहीं भागना चाहिए कि वो वहाँ पर आ गया था। वो कहता है कि ये क्या है, मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, तो आखिर अब क्यों हो रहा है। और तभी उसका ध्यान साइड में जाता है और वो एवलिन को वहाँ पर खड़ा देखकर समझ गया था कि अच्छा आखिर ये चीजें किस तरीके से यहाँ पर शुरू हुई होंगी। और अब ये सारी चीजें यहाँ पर सेंस बनाना चालू कर रही हैं। जिसके बाद हमें पूरी स्टोरी शॉर्ट फॉर्म में दिखाई जाती है कि जो एवलिन है कि असल में वो वुल्फ गैंग रंगनार की एक नाजायज औलाद है। वो वुल्फ गैंग जो कि केवल प्योर ब्लड के अलावा किसी और चीज की वैल्यू नहीं करता, उसके लिए एवलिन का जिंदा होना ही जो कि एक प्योर ब्लड नहीं है एक गंदे दाग की तरह थी जिसे वो हमेशा से बिल्कुल छुपा कर रखना चाहता था। इसलिए उसने उसे रंगनार से बाहर निकालने के बारे में सोचा था और पूरा प्लान बना लिया था। पर तभी डीमन ड्रैगन बीच में आया। उसका पोटेंशियल देखने के बाद उसने उसे व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के अंदर जगह दी, जिस वजह से वुल्फ गैंग का जो प्लान था वो पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया। जिसके बाद एवलिन रोज जो कि धीरे धीरे कर प्रमोट होती गई और एक समय पर आकर यूनिट की कैप्टन बन गई। और वो वुल्फ गैंग जो कि चीज के डर में था कि कहीं उसका जो छुपा हुआ राज था वो किसी के सामने ना आ जाए, उसने अपने खुद की ही लड़की की जान लेने की कोशिश करी। और उस गलती की वजह से उसने एवलिन का उल्टा हाथ काट दिया था। और थियो याद करते हुए बताता है कि वो बड़ी मुश्किल से उस समय पर सर्वाइव कर पाई थी और उस समय पर उसने अपना लेफ्ट आर्म खो दिया था, जिस वजह से वो बिल्कुल भी राइड नहीं कर पाती थी और इसलिए उसे फोर्सफुली यहाँ पर रिटायरमेंट लेना पड़ा। और उसके बाद से उसका पूरा समय केवल 4th ट्रेनिंग हॉल को मैनेज करने में लगा रहता था, इस बारे में बिल्कुल न जानते हुए कि इस तरीके का कोई बैंक्वेट एग्जिस्ट भी करता है। और इस बार ये इंसिडेंट इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये मेरे एक्शंस हैं जो कि रिजरेक्ट होने के बाद मैंने किए हैं कि अगर थियो की वजह से उसे वो दूसरा हाथ नहीं मिला होता इस तरीके का इंसिडेंट आज तक होता ही नहीं और इसी वजह से उसकी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। और इसलिए थियो सोचता है कि अगर सच में ऐसा ही है तो मुझे लगता है कि चीजों को मुझे सीधे तरीके से यहाँ पर सही करना होगा। और दूसरी तरफ जूलियस जो कि काफी गुस्से में धीरे कर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। वुल्फ गैंग बहुत बुरी तरीके से घबरा कर आसपास के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। वो लोगों से कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग इस सीन को देख सकते हैं ना, डीमन ड्रैगन यहाँ पर एल्डर ड्रैगन के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है जो कि सेल्फ गार्डेड है। वो यहाँ पर अपने 9 ड्रैगन की अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए फैमिली हेड के एक आदमी के ऊपर हमला कर रहा है जिससे वो अपने किंग्स के ऊपर यहाँ पर डर बना सके कि इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा हो सकता है। लगता है कि यहाँ पर हम लोगों को धोखा देने वाला है। पर जूलियस काफी गुस्से में कहता है कि तुम कमी नहीं कहीं के अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना, इस तरीके के शब्द तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तभी एक हाथ खड़ा होता है और थियो कहता है कि तुम दोनों इतनी ज्यादा गर्मी के अंदर थोड़े से शांत हो सकते हो, तुम दोनों सही हो, पर तुम दोनों के इस गर्मा गर्मी की वजह से आखिर इस काफी ज्यादा अच्छे बर्थडे पार्टी बैंक्वेट का क्या होगा जो कि मेरे प्यारे दोस्त का है जो कि पूरी तरह से अब डर से भर गया है। ये सुनने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान उसकी तरफ देखना चालू करते हैं और वो आगे कहता है तो चलो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से खत्म करते हैं हमारे रंगनार के लॉन्ग स्टैंड ट्रेडिशन के साथ एक डुअल ट्रायल करके। वुल्फ गैंग इस चीज से बचना चाहता था। वो कहता है कि बकवास, डीमन ड्रैगन ने सीधे सीधे मुझे घायल किया है इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ट्रायल नहीं होगा, जितने भी ब्लेम्स हैं वो सारे केवल उसी के ऊपर डलेंगे। ब्लेड कहता है कि आपके शब्द बिल्कुल सच है पर यहाँ पर हम लोग इस तरीके की डिस्टर्बेंस को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्यों, मैंने सही कहा ना, अब इस चीज से एग्री नहीं करेंगी। लॉर्ड ऑफ द डेफोडिल पैलेस और पीछे हमें एक आइसी क्रीचर दिखाया जाता है जो कि अपने चिल्ड ऑरा के साथ डरावना लुक देते हुए पीछे से आ रहा था। वुल्फ गैंग भी ये सुनने के बाद घबरा जाता है और ये डॉफडेल पैलेस की लॉर्ड है आइस ड्रैगन जिसका नाम नील है। वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि मेरी लड़की की बर्थडे सेलिब्रेशन के अंदर आखिर तुम लोग यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो। वुल्फ गैंग उससे कहता है कि माय लॉर्ड आपने तो देख लिया होगा कि आखिर जूलियस ने मेरे साथ क्या किया है, पर वो अपने हाथ के इशारे से उसे चुप करते हुए कहते हैं कि मुझे ये सब सुनने का कोई भी शौक नहीं है, मैं यहाँ पर किसी भी बहाने के बारे में जरा सी परवाह नहीं करती, इसलिए चलो इसे जल्दी यहाँ पर खत्म करते हैं जैसा कि लड़के ने सजेस्ट किया है और यही मेरी आखिरी दया है जो कि मैं तुम्हारे ऊपर दिखा रही हूँ और मेरा इस पेशेंट इस डुअल ट्रायल को यहाँ पर अलाउ करता है। सभी लोग इसके बारे में बातें करना चालू कर देते हैं कि ये एल्डर के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही एडवांटेज नहीं होगा और भले रिटायरमेंट के बाद ही हो। और यहाँ पर जितने सारे इंस्पेक्टर्स और बाकी सभी हाइज ही हैं। वुल्फ गैंग कहता है कि बिल्कुल यहाँ पर केवल डीमन ड्रैगन की ही उम्मीद है कि वो यहाँ पर जीत सकता है, पर इसके बाद भी यहाँ पर मेरा कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। और बताया जाता है कि जो रूल्स है जो कि इस डुएल के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे कि जो हमारे फाइनलिस्ट हैं वो आखिरी राउंड के अंदर लड़ेंगे, पर उससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड राउंड होंगे इस डुएल के यहाँ पर उनके द्वारा चुने हुए लोग लड़ेंगे। और वुल्फ गैंग सोचता है कि जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं उसके यहाँ पर इस एक हाथ से लंगड़ी लड़की के अलावा और उस कमीने के अलावा कोई और नहीं है और ये लोग चाहकर भी कभी भी मेरे लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए ये चीज पहले ही 2 डुएल के अंदर खत्म हो जाएगी। और वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है तो चलो आगे बढ़ो
तो चलो इस प्योर शॉर्ट कॉन्टेस्ट के साथ इस चीज को डिसाइड कर लेते हैं कि आगे क्या सही है और क्या गलत। लोग एरिना की तरफ बढ़ना चालू करते हैं और थॉरकिल इस चीज को देख रहा था और वो ये देखकर सोचता है ये तो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड निकला जितना कि मैंने थियो के बारे में सोचा था। ये जानने के बाद भी कि जो डीमन ड्रैगन का टेम्पर है उसके बाद भी उसने उसे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया। अगर थियो ने यहाँ पर आगे बढ़कर अपने आप को बीच में नहीं लाया होता, एल्डर ड्रैगन यहाँ पर साइजेस का इस्तेमाल करते हुए डीमन ड्रैगन को पॉलिटिकली पूरी तरह से खराब कर देता और उसकी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिला देता। और इस तरीके की पैनिक भरे मूवमेंट के अंदर भी उसने इस तरीके का सॉल्यूशन ढूंढा है जहाँ पर दोनों साइड इस चीज को एक्सेप्ट कर सके। इसका मतलब इस चीज को देखने में सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। और वो सभी लोग यहाँ पर एरेना के अंदर आ गए थे जहाँ पर ये ट्रायल डुअल चालू होने वाला था और यहाँ पर दोनों साइड को फेयर रखने के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके की माना को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी गई है। और अगर कोई यहाँ पर इस ट्रायल के अंदर ज्यादा घायल हो जाता है तो उसे रंगनार के लॉ की तरफ से प्रोटेक्ट किया जाएगा। और क्या इसके बाद आप लोग कसम खाते हैं कि इसके बाद आप लोग किसी तरीके का आपस में बदला नहीं लेंगे और न ही आपस में एक दूसरे की किसी तरीके की दुश्मनी रखेंगे। तो दोनों ही ड्रैगन कसम खाते हैं कि हाँ हम लोग इस चीज की कसम खाते हैं। जिसके बाद जूलियस की तरफ से जिसका फर्स्ट कॉम्पिटिटर था वो आगे बढ़ना चालू करता है और थियो आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार को रिलीज कर लेता है। एरिका ये देखकर शॉक होते हुए कहती है कि थियो क्या तुम सच इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हो? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? र्यूमिंग भी कहता है कि मैं भी इस चीज से एग्री करता हूँ क्योंकि उसका दुश्मन देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उसे हराना इतना ज्यादा आसान होगा। तो वो घबराते हुए कहती है कि क्यों, क्या वो सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो बताता है कि एल्डर ड्रैगन का एड्स गिल सोड बेटा यहाँ तक जितने हाई रैंकिंग इंक्विजिटर्स है उसमें भी उसके स्किल सबसे ज्यादा बेस्ट है, पर फिर भी ये उसके लिए उससे अच्छा ही होगा कि इसकी वजह एल्डर यहाँ पर होते। और वुल्फ गैंग उसके पास आते हुए कहता है कि बेटा इस डुअल के अंदर जरा सा भी क्लिंग ब्लो देते हुए होल्ड बैक मत करना। ये देखकर वो कहता है आपका मतलब क्या मैं उसे मार दूं? पर वो एक सक्सेसर कैंडिडेट है। वुल्फ गैंग उसे टोकते हुए कहता है कि इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें भी ये चीज काफी अच्छे तरीके से पता है कि अगर डुअल ट्रायल के अंदर कोई भी चीज हो जाती है तो इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और हो सके तो कम से कम उसका एक हाथ तो काट ही देना। और दूसरी तरफ जूलियस थियो को देखकर थोड़ा सा परेशान हो रहा था, क्या वो पूरी तरह से ठीक है? और हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं। जूलियस कहता है कि थियो प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे इस रेकलेस एक्शन की वजह से तुम भी इसके अंदर घसीटते हुए आ गए और इससे बड़ी बात तो ये है कि तुम सच में इस चीज के लिए श्योर हो? तो वो कहता है कि हाँ। वो कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम एक रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हो जैसे यहाँ पर मल्टीपल फाइट्स भी लड़नी पड़ सकती है। तो वो कहता है कि चीज में कोई भी दिक्कत नहीं, प्लीज मेरे ऊपर भरोसा रखिए क्योंकि जो ये डुअल है मैं चाहता हूँ कि मैं इसे लड़ूं। और ये कहते हुए थियो के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल दिख रही थी और वो आगे कहता है उस लंबी चली आ रही लड़ाई को खत्म करने के लिए जो कि तुम दोनों के बीच में है। जिसके बाद थियो अपना पोज लेकर एरिना के अंदर खड़ा हो गया था। दूसरी तरफ बेटा भी अपना पोज लेकर खड़ा हुआ था। जिसके बाद वो दोनों ही आगे बढ़ना चालू करते हैं और विसल की जैसी साउंड होती है तो उन दोनों की तलवारें आकर एक दूसरे से काफी ज्यादा जोर से क्लैश हो जाती हैं। जिसके बाद वो थियो को पीछे की तरफ धकेल देता है और वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। उन दोनों के बीच में शांति छा गई थी और अगले ही पल वो दोनों ही अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। फिर बस तलवारों के टकराने की आवाज आती है जो कि लगातार और बहुत जोर जोर से आ रही थी। उनकी स्पीड इतना तेज थी कि बस वहाँ पे स्पार्कल्स चमकते हुए दिखते हैं और सभी लोग ये देखकर हैरान थे क्योंकि बस वहाँ पर पूरे में तबाही तबाही मच चुकी थी और बेटा बस लगातार थियो के ऊपर हमले किया जा रहा था। पर वो भी इस चीज से परेशान हो गया था कि उसके जितने भी अटैक्स थे उसके खिलाफ वो कोई भी काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो जरा सा भी उसे पुश बैक नहीं कर पा रहा था। और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब तक जितने ब्लूज हम लोगों ने यहाँ पर एक्सचेंज करे हैं वो सभी अभी भी इतने हार्ड हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। क्या सच में ये एक सक्सेसर के अंदर का डिफरेंस होता है? पर अचानक ही वो पैर से उसकी तरफ पत्थर दे मारता है। थियो उसे देखकर अपने हाथ से डॉज कर लेता है और वो अपनी तलवार को थियो की तरफ घुमाते हुए कहता है इसके बाद भी तुम्हारे अंदर रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की काफी ज्यादा कमी है। और जब उसकी तलवार थियो के काफी ज्यादा करीब से घूम रही थी वो कहता है कि मुझे यहाँ पर सक्सेसर की डिग्निटी को खत्म करना होगा और जितना तुम्हें कम दर्द दे सकूं उतने कम दर्द में यहाँ पर खत्म करना होगा। पर अगले ही पल थियो बड़े ही आराम से घूर कर मुस्कुराते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखने के बाद बेटा बहुत ज्यादा शौक था कि उसने यहाँ पर जानबूझकर इस अटैक को यहाँ पर होने दिया और अगले ही पल थियो अपनी तलवार को लेकर वहाँ पर खड़ा हो गया था। पर वहाँ पर वो उसके ऊपर हमला नहीं करता जिस वजह से पूरे में शांति छा गई थी। ये देखकर बेटा कंफ्यूज था और जल्दी से जंप करते हुए पीछे आ गया था और वो हैरानी के साथ कहता है कि अगर उसने इस अटैक को यहाँ पर कर दिया होता तब तक तो मैं मर चुका होता। पर आखिर क्या वजह थी? आखिर वो अपनी जगह पर रुक क्यों गया? वो थियो को देख रहा था जिसके आसपास काफी ज्यादा ऑमनियस एनर्जी फैल चुकी थी। उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, उसे आवाज आ रही थी मैं ड्रैगन एम्परर की, क्योंकि उससे कह रहा था कि मार दो उसे, मार दो, कोई भी तुम्हें मार्क करे जिसने तुम्हें अबेंडेंट किया है उन सभी को खत्म कर दो। और वो गुस्सा और वो पोजीशन धीरे धीरे कर उसकी आंखों के ऊपर दिख रहा था और
बार बार बस वही आवाज, मार दो मार दो मार दो, सभी को खत्म कर दो, आखिरी एक बचे हुए इंसान को भी। और बेटा दूर से थियो को इस तरीके से खड़ा हुआ देख रहा था। वो कहता है कि यहाँ पर कई सारी ओपनिंग्स है कि ये जानबूझ के फिर से उसी ट्रिक को खेलते हुए यहाँ पर ये सब कर रहा है। यहाँ पे एक लिमिट होती है कि आखिर तुम यहाँ पर किसी इंसान को कितना कुछ समझ सकते हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि फिर से वही ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी? मैं यहाँ पर तुम्हारा काउंटर इतबार ले लूंगा। और ये कहकर वो फिर से आकर थियो के ऊपर हमला कर देता है। थियो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, पर अगले ही पल एक तलवार आकर उसकी तलवार से टकराती है और थियो कहता है कि एंडलेस चेन, वो भी खून करने की, मारने की, और उसकी अब आंखें यहाँ पर पूते से बदल गई थी। ऐसा लगता है जैसे कि वो मैड ड्रैगन एम्परर से पूते पजेस हो गया हो, क्योंकि वो कहता है कि अब सारी चीजें मैं खुद से यहाँ पर हैंडल कर लूंगा, तो अपना मुंह यहाँ पर बंद रखो। जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करता है और इसके अटैक पहले से काफी ज्यादा अलग हो चुके थे और एक ही बार में वो उस लड़के के एक हाथ को और एक पैर को अलग अलग कर देता है और वो पीछे की तरफ गिरते हुए थियो से कहता है कि कमीने, अगर तुम ये सब क्या कह रहे हो। और थियो उसकी तरफ देखकर उसके ऊपर फिर से हमला कर रहा था और बेटा भी ये देखकर चिल्लाते हुए फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है, इसका जो वेव था वो बहुत दूर तक जाता है, जिसे बड़ी मुश्किल से आइस लेडी ने यहाँ पर रोका था, वरना उसके पीछे बैठे हुए सभी लोग काफी ज्यादा आसानी से खत्म हो जाते। धुआं साफ होता है और हमें दिखता है कि नील ने अपने एक हाथ से ही इस अटैक को यहाँ पर रोक लिया था और वो खुश होते हुए कहती है कि सच में वो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। भले ही उसने यहाँ पर माना का इस्तेमाल नहीं किया, पर फिर भी ये अटैक काफी ज्यादा डेविस्टेटिंग था और उसके ये निशान सच में इस चीज को साबित कर रहे थे, क्योंकि इस अटैक के साथ थियो ने उस लड़के के दोनों हाथ और दोनों पैर अलग अलग कर उसे खत्म कर दिया था। बेचारा यहाँ पर मर चुका था और उसकी कंडीशन देखकर मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और जो जज था वो भी इसके लिए कुछ भी नहीं कह पा रहा था, इसलिए वो यहाँ पर परेशान और घबराते हुए बताता है कि थियो यहाँ पर जीत चुका है। पर थियो का तो यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा था। उसकी आंखें पूते से लाल हो चुकी थी और उसके मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे अंगारे बरसना चालू होने वाले हो, पर अब वो शांत होने लगा था। वो कहता है कि आखिर ये अचानक जो सेंसेशन हुई थी वो किस तरीके की थी। ये उस बदले की ग्रज से काफी ज्यादा अलग है जो कि हर बार मुझे यहाँ पर इंटरफेयर किया करती थी। एक अजीब सी फीलिंग जैसे कि वो मुझे यहाँ पर गाइड कर रही हो, जिसके बाद उस सेंसेशन का भरोसा करते हुए मैंने अपने आप को पूते से ढीला छोड़ दिया, जिस वजह से मैं एक ऐसी पावर को अनलीश कर पाया जो कि एक अलग ही लेवल पर थी। अपनी ग्रज के ऊपर भरोसा करना सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक आइडिया था, पर अगर मैं इस पावर को यहाँ पर सही तरीके से कंट्रोल कर लेता हूँ तो अभी से मैं यहाँ पर दुगना ताकतवर हो जाऊंगा। और ये सोचकर थियो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अब सेकंड राउंड को शुरू करने के लिए दोनों तरफ से जो अगले फाइटर्स होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, तो थियो बताता है कि अगली फाइट भी वो ही यहाँ पर लड़ने वाला है। ये सुनकर वुल्फगैंग को काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ये कमीना काफी ज्यादा एरोगेंट है। ठीक है, अगली बार मैं खुद ही इसे खत्म कर दूंगा। इसके बाद दूसरी तरफ से अगला अपोनेंट आता है जो कि अपने पास एक बड़ी सी तलवार रखे हुए था, जो कि कहता है कि रंगनार के यंग ब्लड मैं तुम्हारे ऊपर काउंट करता हूँ। और ये सोर्ड ऑफ मिस्ट्रीज है जिसका नाम पेज है। एरिका ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि वो इतनी ज्यादा बड़ी तलवार बिना माना का इस्तेमाल करे हुए भी यहाँ पर उठा पा रहा है। तो हल्का से भी कहता है कि वो तलवार वो सच में काफी ज्यादा बड़ी है, मुझे पसंद आई। जिसके बाद वो रीमिंग की तरफ देखकर कहती है कि हे, वो तो एक बूढ़ा आदमी है, आखिर तुम इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे उसकी चिंता हो रही है, इसी वजह से। वो कहती है कि चिंता, तुमने तो कहा था कि उस लड़के के अलावा थियो को किसी और की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, और भले ही वो यहाँ पर जीते नहीं पर फिर भी ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर मर सकता हो। रीमिंग बताता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब चीजें ऐसी बिल्कुल भी नहीं चल रही, फर्स्ट राउंड से बिल्कुल अलग। यहाँ पर हाई रैंक एग्जामिनर्स को यहाँ पर शक्ल बचाने के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पर अब एल्डर खुद कदम उठाकर आगे आ चुके हैं। इसका मतलब ये राउंड यहाँ पर लॉर्ड थियो को मारने के लिए है, बिना किसी फेलियर के। अब यहाँ पर दोनों ही कम्पिटिटर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और जैसे वो आदमी यहाँ पर विसल बजाने वाला था, थियो अपना हाथ उठाता है और कहता है कि मैं हार मानता हूँ। ये सुनने के बाद पेज गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्या? वो कहता है कि आखिर मेरे जैसे कि मिड रैंक का एग्जामिनर तुम्हारे जैसे किसी एल्डर का सामना कर सकता है बिना लड़ाई के? ये चीज काफी ऑब्वियस है कि यहाँ पर एल्डर ही जीतेंगे, ये तो कोई दूध पीता हुआ बच्चा भी कह सकता है। इस वजह से पेज को काफी गुस्सा आ रहा था और इसी तरीके से जो सेकंड राउंड था वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। पर यहाँ पर सभी लोग थियो की इसकी वजह से भी तारीफ करना चालू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काउंसिल को इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होगी। सच में लॉर्ड थियो काफी ज्यादा कमाल के स्ट्रेटेजिस्ट है। अब तो काउंसिल के पास जरा सी भी रेपुटेशन नहीं बची जो कि यहाँ पर कम हो सकती है। और इस तरीके से और भी कई सारे टेंट्रम्स होते हैं जो कि वुल्फ गैंग के ऊपर पड़ रहे थे और इसकी वजह से वो भी पसीना पसीना होते हुए कहता है कि वो कमीना सक्सेसर कहीं का, मुझसे ये मत कहना कि उसने काफी पहले ही अपने दिमाग में इस चीज को प्रोजेक्ट कर लिया था। और हेलेना अपने फादर को देखकर कहती है कि उसको मैंने आज से पहले कभी भी इतना ज्यादा कपकपाता हुआ नहीं देखा। वो थियो से कहती है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो कहता है कि इस चीज के लिए सॉरी मत बोलो, ये तो नेचुरल था, हम लोग कॉमरेड्स हैं जो कि एक दूसरे की मदद करते हैं। और जूलियस कहता है कि एवलिन जरा करीब से देखना, मैं यहाँ पर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एवलिन इस सब की वजह से काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो उस दिन को याद करती है जब जूलियस एवलिन के पास आया था और उसने उसे व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड को यहाँ पर ज्वाइन करने का कहा था, क्योंकि वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही टैलेंटेड है और उसका टैलेंट इस तरीके से सड़क पर सड़ना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। और दूसरी बार उसने ये कहा था कि भले ही तुम एक ड्रैगन की सवारी
नहीं कर सकती तो क्या हुआ, पर रिटायरमेंट इस चीज का बिल्कुल भी आंसर नहीं है और इसलिए अब वापस आओ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पर संभालना चालू करो। और दूसरी तरफ थियो ने कहा था कि एवलिन, क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम मेरी तलवार बनना चाहती हो? मेरे पास एक रास्ता है जिससे इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसे यहाँ पर खत्म किया जा सके, जो कि कुछ समय के पहले की चीज थी। एवलिन इन सभी मूवमेंट्स को याद करते हुए कहती है कि सच में ये दोनों मेरी काफी ज्यादा चिंता करते हैं और एक मैं हूँ जो कि अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही। आखिर मैं उस पास्ट के ट्रैप के अंदर इस तरीके से कैसे रह सकती हूँ बिना वहाँ से निकले हुए? बिल्कुल, जो इस विलेन का रोल है उसे यहाँ खत्म करना होगा। इसलिए वो यहाँ पे जूलियस से कहती कि कैप्टन, ये सुनकर वो कंफ्यूज, वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जूलियस के कपड़ों को हटाते हुए कहती है कि मुझे इस चीज को सर्व करने दीजिए अपने हाथों से, क्योंकि यहाँ पर मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब इस डुएल को खत्म करने के लिए फाइनल राउंड को शुरू किया जाता है। वुल्फगैंग थोड़ा सा डरते हुए पर अपनी तलवार के साथ धीरे धीरे कर एरिना के अंदर आ गया था। वो कहता है कि डैम इट, हम लोग आखिरकार थर्ड राउंड तक आ ही गए और ये सब उस कमीने सक्सेसर की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर खोने के लिए हमारे पास कोई भी इज्जत नहीं बची। और अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो अपने साथ जूलियस का एक हाथ लेकर जाऊंगा। पर वो आदमी चिल्लाकर बताता है कि काउंट ने अचानक सडन रिक्वेस्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है और दूसरी पार्टी अपने थर्ड राउंड के लिए यहाँ पर अपने पार्टिसिपेंट को चेंज करना चाहती है। ये सुनकर वो कंफ्यूज था और अचानक ही उसके सामने एवलिन अपनी तलवार के साथ आ जाती है। वुल्फगैंग उसको देखकर हंसते हुए कहता है, सच में ये तो काफी ज्यादा एब्सर्ड है। इस चीज की भी एक लिमिट होती है कि अगर तुम कितने ज्यादा रेकलेस हो सकते हो। अब आगे क्या, तुम मुझसे यहाँ पर आकर दया की भीख मांगना चाहती हो? पर एवलिन प्राउडफुली अपनी तलवार को घुमाते हुए कहती है कि यहाँ पर जो दया के लिए भीख मांगेगा वो तुम हो, मैं नहीं। और यहाँ पर वो उसे फादर प्रेफर करती है। जैसे ही वुल्फगैंग को ये सुनाई देता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। सभी लोग ये सुनकर शॉक थे। सभी लोग कहते हैं क्या फादर, एवलिन और वुल्फगैंग, पर वो देखने में बिल्कुल एक जैसे नहीं लगते कि ये उसकी कोई नाजायज औलाद है। एक बार मैं वुल्फगैंग की पत्नी से मिला था, लगता है कि सारी चीजें पूरी सच हैं और अब सभी की आंखें बस वुल्फगैंग के ऊपर थीं और सभी बस उसके बारे में उल्टी सीधी बातें ही कर रहे थे। और अभी भी वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम चुड़ैल, फादर आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो? एवलिन कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ज्यादा प्लीज्ड हो जाओगे तो मैं काफी लंबे समय पहले ही तुमसे कह देती, पर क्योंकि तुम पुरानी कहानी काफी ज्यादा पसंद है तो क्यों न चलो इस चीज को शुरू करते हैं। तुमने मुझे एक बार इतना ज्यादा मारा था कि मैं मरते मरते बची थी, वो भी इसी वजह से क्योंकि मैंने तुमसे फादर कह दिया था और मैं तुम्हारी एक बेकार लड़की थी। और यहाँ तक तुमने मुझे मारने की कोशिश करी जब मैं व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के अंदर थी, जिससे तुम ये छुपा सको कि मैं तुम्हारी एक नाजायज औलाद हूँ। वोल्कोव जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, पर रगनार हाउस का एक मेंबर होने के नाते इस चीज के अंदर गलत ही क्या है। पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि आखिर उसने यहाँ पर क्या बोल दिया। सभी लोग उसके बारे में बातें करना चालू कर चुके थे। सच में वो तो एक रियल डील है कि एक बास्टर्ड, वो भी उस उम्र में। ये सच में उन्हीं लोगों में से है जो कि हमेशा केवल ब्लड लाइन के पीछे पड़े रहते हैं। किस तरीके का मजाक है। और इस तरीके से सभी लोग यहाँ पर उसके बारे में बातें कर रहे थे और उसके जो साथी थे वो भी उसे काफी निराशा भरी आंखों से देख रहे थे। और उनकी बेकार और अजीब तरीके की बातें सुनने के बाद वॉल्गैंग को समझ में आता है कि उसने यहाँ पर क्या कर दिया है। वो कहता है कि डैम इट, और वो उसके पीछे खड़े हुए उन दोनों को देखता है, जहाँ लूसियस कहता है कि एवलिन, तुम्हें अपने आप को जरूरत से ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इसे हैंडल कर सकता हूँ। पर थियो कहता है आपको चिंता करने के बजाय बस भरोसा करके ये सब देखना चाहिए। देखिए कि किस तरीके से एवलिन इन चीजों को यहाँ पर सुधारती है। दोनों आगे बढ़ना चालू करते हैं और उन दोनों की तलवारें एक दूसरे से काफी जोर से टकराती है कि वहाँ पर चिंगारियां निकलना चालू हो गई थी और उन दोनों की तलवारें इतनी ज्यादा जोर जोर से टकरा रही थी जिस वजह से पूरे में आउट इफेक्ट छूट जाते हैं। और यहाँ पर एवलिन अपने फादर को पीछे की तरफ धकेलती चली जा रही थी, यानी वोल्फगैंग को, और अब उसके अंदर से काफी ज्यादा तेज एनर्जी निकलना चालू हो गई थी। ये देखकर जूलियस भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि वो यहाँ पर द विंड थंडर गॉड की टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी, डो चार्ट, जिसकी वजह से वुल्फगैंग अपनी जगह से सरक कर पीछे आ गया था। सभी लोग भी द विंड थंडर गॉड की इस टेक्निक को देखकर हैरान थे और वो यही सोच रहे थे कि आखिर उसने विंड थंडर गॉड की लॉस्ट टेक्निक को इस तरीके से मास्टर कैसे कर लिया। ये विंड स्टॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से जमीन पर भी काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक से निशान छूट गए थे। इसलिए सभी लोग एवलिन की तारीफ करना चालू कर देते हैं और दूसरी तरफ गॉडविन की बुराई करना चालू कर देते हैं कि अगर उसकी स्किल्स गॉडविन के साथ यहाँ पर मैच किए जाए तो वो काफी ज्यादा आगे है। थियो ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि इस चीज में यहाँ पर कोई भी सरप्राइज नहीं है कि डुअल ट्रायल के अंदर माना को फॉरवर्ड किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर केवल प्योर सोर्समैनशिप ही अलाउ है। इसका मतलब मैजिक पावर के अंदर जो डिफरेंस है इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है। अब सारी चीजें बस वुल्फगैंग की है। अब यहाँ पर फ्रेम फाउंडेशन जो कि प्योर ब्लड की लीनेज है उसके बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता और न ही कभी भी उस रैंक तक पहुंच सकता है। वुल्फगैंग सरकता हुआ पीछे आ गया था और वो कहता है कि तुम, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एवलिन अचानक ही अपनी जगह पर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है जिस वजह से वो थोड़ी सी डर गई थी और वो ऊपर की तरफ देखती है कि वुल्फगैंग आखिर ऊपर से उसके ऊपर तलवार से हमला करने की कोशिश कर रहा था, पर वो इस अटैक को अपनी तलवार से आसानी से रोक लेती है और वो कहता है कि जरा फिर से सावधानी के साथ इस चीज के बारे में सोचो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस गैप को इतनी आसानी से यहाँ पर कम कर सकती हो? अब मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम यहाँ पर दया की भीख न मांगने लगो और तब तक जब तक तुम अपने सेंसेस के अंदर न आ जाओ। पर एवलिन यहाँ पर हार मानने वाली नहीं थी। ये देखकर वो थोड़ा सा
कंफ्यूज था क्योंकि एवलिन अब उसकी तलवार को पीछे की तरफ धकेल रही थी और वो उसके साथ इक्वल फुटिंग लेकर चिल्लाकर कहती है, अगर ऐसा है तो आओ मुझे आजमा कर देख लो। और उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर वुल्फगैंग काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा शौक सा रह गया था। वो अपनी फटी हुई आंखों के साथ कहता है कि आखिर ये क्या है। और एवलिन गुस्से में कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी पूरी दुनिया केवल तुम थे, इसी वजह से मैं तुमसे इतना ज्यादा डरा करती थी। पर अब मेरे पास वो लोग हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ और वो लोग जो कि सच में पूरी तरह से मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। अब मैं बिल्कुल भी वो छोटी और कमजोर लड़की नहीं रही हूँ जो कि तुम्हारे सामने यहाँ पर भीख मांगेगी। और ये कहकर वो उसके ऊपर हमला करती है और वुल्फगैंग को घायल कर काफी ज्यादा पीछे धकेल देती है और खून की छींटे पूरे में फैल जाते हैं। वुल्फगैंग भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक था और वो काफी ज्यादा घायल हो गया था, जहाँ पर वो और जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल भी अब कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि एवलिन ने वुल्फगैंग को यहाँ पर हरा दिया है। वुल्फगैंग ये देखकर काफी हैरान घायल जमीन पर पड़ा हुआ था, पर वो जमीन पर हाथ रखे हुए कहता है कि डैम इट, यहाँ पर मुझे हंसाओ मत, ये डुएल अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। पर वो कुछ कर पाता उससे ही पहले कई सारी बर्फ आकर उसके हाथ को यहाँ पर पूते से जमा देती है। ये देखकर वुल्फगैंग काफी ज्यादा कंफ्यूज और सरप्राइज सा था। और नील वहाँ पर आके कहती है, अगर तुम सच में 9 ड्रैगन्स में से एक हो तो अपने आप को और भी ज्यादा शर्मिंदा करना बंद करो और इस रिजल्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट करो। और पता चलता है कि एवलिन ने यहाँ पर उसका एक हाथ भी काट दिया था। और साथ ही बताया जाता है कि एवलिन इस डुएल को यहाँ पर जीत चुकी है, जिस वजह से वो सरप्राइज सी रह गई थी। जिसके बाद सभी लोग एवलिन को यहाँ पर चेयर करना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि वो किसी भी तरीके की कोई भी गिल्टी नहीं है। जिसके बाद एवलिन धीरे धीरे कर चलकर जूलियस के पास आती है और कहती है कि मैं रिपोर्टिंग करने के लिए वापस आ गई हूँ। तो जूलियस भी कहता है कि एवलिन तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। पहले तो ये सुनकर थोड़ी सी वो सरप्राइज थी, पर अगले पल उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। इस वजह से वो थोड़ी सी क्यूट लग रही थी और वो कहती है कि ये सब केवल तुम्हारी वजह से ही हुआ है। दूसरी तरफ वुल्फगैंग का एक आदमी उसको कंधा देते हुए कहता है कि एल्डर काउंसलर क्या आप ठीक है। और दूसरा कहता है कि मैं आपकी तलवार लेकर आ गया हूँ। वो आदमी कहता है कि आप काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, आपको तुरंत यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने जाना होगा। पर उसकी आंखों में तो बस गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ था। वो उन दोनों को धकेल कर अपनी तलवार उठाता है और धीरे धीरे कर एवलिन की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। और जोर से जैसे उसका नाम लेता है तो वो सभी घबरा कर उसकी तरफ देखने चालू कर चुके थे, जहाँ पर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि तुम घटिया थी लड़की कहीं की, मैं खुद तुझे यहाँ पर मार डालूंगा। पर वो कुछ कर पाता उससे पहले आकर जूलियस उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वुल्फगैंग थोड़ा सा हैरान रह गया था क्योंकि अब जूलियस भी अपनी एनर्जी निकालना चालू कर चुका था, जिस वजह से अब वो यहाँ पर डर कर पीछे की तरफ रह जाता है। और जूलियस गुस्से में कहता है कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी यहाँ पर काट दूं। और ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था। उन दोनों के बीच में काफी इंटेंस टेंशन बन चुकी थी, जिस वजह से सभी लोग बस यही देख रहे थे कि आखिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है। पर अगले ही पल वहाँ पर बीगुल बजता है और एक आदमी आकर बताता है कि इन्वेजन ट्रेवियन की फैमिली ने यहाँ पर हमला चालू कर दिया है, सभी लोग जल्दी से अपनी पोस्ट पर तुरंत ही पहुंचो। जूलियस को इसकी वजह से काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो वुल्फगैंग को वहीं पर छोड़कर अपने साथियों से कहता है कि थियो और एवलिन लड़ाई का समय हो चुका है, जल्दी से व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के अंदर पहुंचो। तो वो दोनों भी कहते हैं कि ठीक है। और दूसरी तरफ वुल्फगैंग अभी भी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की, रुको, मैंने कहा रुको, अभी ये डुएल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। पर वो लोग बिल्कुल भी उस पर ध्यान न देते हुए वहाँ से जा रहे थे, जहाँ पर वो बस पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर तुम लोगों का सामना करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जहाँ पर उसके पीछे हमें 2 डरावनी आंखें दिखाई जाती हैं और नील उसका नाम लेती है और आसमान में कई सारी बर्फ से बनी हुई तलवारें बन चुकी थी। जहाँ पर वो आगे कहती है कि मैं आखिरी बार तुमसे ये चीज कह रही हूँ, 9 ड्रैगन को फिर से शर्मिंदा करना बंद करो। वुल्फगैंग कहता है कि आइस लॉर्ड ड्रैगन, तो तुम मुझे यहाँ पे इग्नोर कर रही हो, यानी तुम पूरे एल्डर काउंसिल को इग्नोर कर रही हो। तो वो कहती है कि कैसे पता, मेरा जो देखने का तरीका है वो तुमसे काफी ज्यादा अलग है। और उसके जितने भी साथी थे वो सभी भी वहाँ पर उसको छोड़कर वहाँ से जा रहे थे। वुल्फगैंग ये देखकर कंफ्यूज था क्या ये सब क्या हो रहा है। और पेज आगे जाते हुए कहता है कि भले ही एल्डर काउंसलर का जो ऑनर है वो भले ही जमीन पर गिर चुका हो, हमारे पास ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो कि अपनी तलवार खो जाने के बाद यहाँ पर फिर भी खड़ा हो। और जिस तरीके से उसकी यहाँ पर बेइज्जती की जा रही थी और सभी साथी छोड़कर चले गए थे, वुल्फगैंग काफी ज्यादा उदास और परेशान अपनी जगह पर खड़ा रह गया था। इस वजह से वो आखिरकार पूरी तरह हताश होने के बाद जमीन पर बैठ जाता है। जूलियस दूर से ये सब देखकर काफी ज्यादा उसके लिए बुरा महसूस कर रहा था, पर वो कहता है कि अब आखिरकार चलो ये खत्म हो गया। और ये कहने के बाद वो अपने ड्रैगन पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है और आखिर में रह जाता है वो लालची बूढ़ा आदमी जिसके ऊपर बस सभी लोग दया दिखा रहे थे, वुल्फगैंग। जिसके बाद सीन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और अगले सीन में हमें एड को दिखाया जाता है जो कि अपने अलग ही अवतार के अंदर था। उसके सभी साथी अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने में लगे हुए थे, जहाँ पर लोगों ने सेंट्रल प्ले 2 को सक्सेसफुली ऑब्टेन कर लिया था और हरमान का जो कैसल है जल्दी वो भी यहाँ पर तबाह हो जाएगा। और वो रगनार के फोर्सेस के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर दोनों ही लॉर्ड कैवेलियर और 6 पिलर्स की जो पर्सनल ट्रूप्स हैं वो सभी जल्दी ही सेंट्रल प्लेटूल के अंदर यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। एड पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि वो बेवकूफ रगनार वो बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि मैं चाहता हूँ। मैं उन्हें इस चीज का एहसास दिलाऊंगा कि जो ये जंग है वो बस एक हिस्सा
है, पर जो मेरा बड़ा प्लान है वो इससे भी ज्यादा बड़ा है। जब वो पूरी तरह से सेंट्रल प्लेटून के ऊपर फोकस कर बैठे होंगे, वो प्लेस जो कि हम यहाँ पर पूरी तरह से डिवॉर कर चुके होंगे वो ये होगा। और ये कहकर वो एक जगह पर पॉइंट करता है, पर अभी हमें पता नहीं है कि आखिर वो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा था।